आज की क्लास में हम मार्की टूल पे बात करने वाले हैं। सिलेक्शन टूल के साथ हमारे पास मार्की टूल मौजूद है। हम इस पे राइट क्लिक करें या इसके नीचे जो छोटा सा ट्रायंगल नजर आ रहा है, अगर हम इस पे अपने माउस के कर्सर को होल्ड करके रखते हैं तो हमारे पास मार्की टूल का फ्लाईआउट आ जाता है। और इसमें टोटल 4 टूल हैं हमारे पास: रेक्टेंगुलर मार्की टूल, एलिप्टिकल मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम मार्की टूल। तो इन चारों टूल्स को हम आज की क्लास में देखेंगे। मार्की टूल सिलेक्शन के लिए यूज होते हैं। आई एम मुबीना बारी। तो पहले मैं आपको मार्की टूल की प्रॉपर्टीज बताऊंगी और उसके बाद बताऊंगी कि इन टूल से सिलेक्शन बनाने के बाद हम क्या कुछ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आऊंगी। रेक्टेंगुलर मार्की टूल की शॉर्टकट की M है और एलिप्टिकल मार्की टूल की शॉर्टकट की भी M है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि दो डिफरेंट टूल के लिए एक ही शॉर्टकट कीज कैसे वर्क करती हैं। तो पहले मैं बता दूं कि अगर हमने यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल लिया है, यहाँ पे हमारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल सिलेक्ट है और हम सिलेक्शन टूल पे चले जाएं या फिर किसी और टूल पे चले जाएं। मैं यहाँ से ब्रश टूल पे चली जाती हूँ। तो अब आप देखिए यहाँ पे मैं ब्रश टूल पे हूँ। अब अगर मैं अपने कीबोर्ड से M प्रेस करूंगी तो मैं मार्की टूल पे आ जाऊंगी और यहाँ मैं रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आई हूँ और अब आप देखें मेरी सिलेक्शन यहाँ पर रेक्टेंगुलर फॉर्म में आई है। उसके बाद मैं यहाँ पे आऊंगी और एलिप्टिकल मार्की टूल सिलेक्ट करूंगी। मैं यहाँ से कोई और टूल ले लेती हूँ। मैं इरेजर टूल पे आ जाती हूँ। आप किसी भी टूल पे हो, कोई भी दूसरी वर्किंग करते हैं और उसके बाद दोबारा मार्की टूल पे आते हैं और अगर आपको यहाँ पे एलिप्टिकल मार्की टूल शो हो रहा है और मैं अपने कीबोर्ड से M प्रेस करूंगी तो मेरे पास एलिप्टिकल मार्की टूल आ जाएगा और मैं एक एलिप्टिकल सिलेक्शन ले सकती हूँ। और अगर मुझे इस सिलेक्शन को खत्म करना है, जो सिलेक्शन ली है, तो मैं अपने कीबोर्ड से कंट्रोल D प्रेस कर सकती हूँ या यहाँ सिलेक्शन मेन्यू पे आकर यहाँ डी सिलेक्ट पे क्लिक करूँ तो जो सिलेक्शन मैंने बनाई होती है वो खत्म हो जाती है। मैं डी सिलेक्ट पे क्लिक करूँ तो आप देखें ये सिलेक्शन मेरी खत्म हो गई। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्की टूल ले लूंगी। रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेने के बाद मैं यहाँ सिलेक्शन बनाऊंगी और सिलेक्शन बनाने का मतलब ये है कि हमारे कैनवस में इतने पिक्सेल्स हमारे सिलेक्ट हैं। अब हम कोई भी वर्किंग करेंगे तो हमारे सिलेक्टेड एरिया में होगी। जैसे अगर मैं यहाँ पर ब्रश टूल लूँ और ब्रश टूल लेने के बाद मैं यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ और न्यू लेयर लेने के बाद अब मैं जो कलर फिल करूंगी वो न्यू लेयर पे होगा। इससे पहले मेरी सिलेक्शन इस इमेज लेयर पर थी तो मेरे माउस का कर्सर डिफरेंट आ रहा था। जैसे आप देखें अगर मैं सिलेक्शन यहाँ पे लेके आती हूँ तो माउस का कर्सर इस तरह से आएगा, जिसका मतलब है मैं इस पे कलर फिल नहीं कर सकती। और अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे आती हूँ मेरे माउस का कर्सर इस तरह से आ जाता है और मैं बैकग्राउंड लेयर पे कलर फिल कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैं बैकग्राउंड लेयर पे कलर फिल करती हूँ तो ये लेयर मेरी लॉक होती है। उसके बाद मैं इसे नॉर्मल लेयर बनाकर ही मूव कर सकती हूँ, अदरवाइज मूव नहीं कर सकती। इसलिए हम न्यू लेयर लेकर ही काम करते हैं। मजीद लेयर पे हम लेयर पैनल वाली क्लास में बात करेंगे। आज की क्लास में हम मार्की टूल पे बात कर रहे हैं तो मैं बैकग्राउंड लेयर पे कलर फिल नहीं करूंगी, मैं इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से कोई कलर सिलेक्ट कर लेती हूँ। मैं ग्रीन कलर सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पे ग्रीन कलर सिलेक्ट करने के बाद अब अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ तो जस्ट मेरे इतने एरिया में कलर फिल हुआ है। उसके अलावा मैं अपने कैनवस पे कहीं पे भी माउस के कर्सर को मूव कर रही हूँ तो आप देखें कहीं पे भी कलर फिल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूंगी तो सिर्फ इस सिलेक्टेड एरिया में कलर फिल होगा। और उसके अलावा अगर हम अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस कर दें तो भी इसमें कलर फिल हो जाता है। यहाँ हमारे पास 2 कलर होती हैं, एक फोरग्राउंड कलर और एक बैकग्राउंड कलर। इलस्ट्रेटर और कोरल ड्रा में हमारे पास 2 कलर होते थे, एक स्ट्रोक कलर और एक फिल कलर। यहाँ भी हम स्ट्रोक में कलर फिल कर सकते हैं लेकिन उसका मेथड डिफरेंट रहता है। यहाँ जो कलर हमारे पास मौजूद होते हैं, एक फोरग्राउंड कलर होता है और एक बैकग्राउंड कलर होता है। इनमें से हम कोई भी कलर लेकर फिल कर सकते हैं। ये दोनों कलर फिल के लिए ही यूज होते हैं। अगर हमने फोरग्राउंड कलर फिल करना है तो अपने कीबोर्ड से ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर फिल हो जाता है। और अगर हमने बैकग्राउंड फिल करना है तो हम अपने कीबोर्ड से
कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे, मैं कंट्रोल Z कर देती हूँ और यहाँ से मार्की टूल सेलेक्ट करूंगी। जब मैं मार्की टूल सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास इसकी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सबसे पहले यहाँ पे वो टूल शो हो रहा होता है जिसपे हम वर्क कर रहे होते हैं। तो उसके बाद में नेक्स्ट आऊँ तो सबसे पहले न्यू सिलेक्शन है। जब हमारी सिलेक्शन न्यू सिलेक्शन पे होती है तो अगर हम एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं तो पहली सिलेक्शन हट जाती है, खत्म हो जाती है। अब मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे हूँ, इस वक्त मेरी ये सिलेक्शन है। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके सिलेक्शन बनाऊंगी तो पहली वाली सिलेक्शन खत्म हो गई। दोबारा अगर यहाँ पे सिलेक्ट करूंगी तो वो सिलेक्शन खत्म होगी। इसलिए न्यू सिलेक्शन के ऑप्शन से आप जस्ट एक सिलेक्शन बना सकते हैं, एक से ज्यादा सिलेक्शन नहीं बना सकते, ना ही इसमें मजीद सिलेक्शन को ऐड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप एक साथ ज्यादा सिलेक्शन बनाना चाहते हैं या इस सिलेक्शन में कुछ ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ से ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। अब मैं ऐड टू सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करूंगी। अब मैं यहाँ पर एक और सिलेक्शन बना लेती हूँ, उसके बाद यहाँ पर एक और सिलेक्शन बना लेती हूँ। तो आप देखें एक साथ ये 3 सिलेक्शन बन गई। इस तरह से अगर आपको मल्टीपल एरिया सिलेक्ट करने हैं तो आप कर सकते हैं। और उसके बाद अगर मुझे इसी सिलेक्शन में मजीद सिलेक्शन ऐड करनी है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो आप देखें सिलेक्शन यहाँ तक आ गई। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ तो सिलेक्शन इस तरह से आ जाती है। मैं ऐड सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करते हुए इसमें सिलेक्शन ऐड कर सकती हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है। अगर मैं सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ तो मैं सिलेक्शन में से कुछ एरियाज माइनस कर सकती हूँ। जितने एरिया में सिलेक्ट करूंगी उतना एरिया माइनस हो जाएगा। मैं यहाँ से सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन का ऑप्शन सिलेक्ट करती हूँ और अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करूँ तो जितने एरिया में मैंने ड्रैग किया है वो एरिया ड्रैग होकर माइनस हो गया। अब ये मेरी सिलेक्शन 2 हिस्सों में कट चुकी है। अगर मैं यहाँ पर ड्रैग करती हूँ और छोड़ देती हूँ तो अब आप देखें ये सिलेक्शन 2 हिस्सों में कट गई। सबट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन से आप सिलेक्शन का कुछ एरिया खत्म कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इंटरसेक्ट है। जब हम इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन का ऑप्शन यूज करते हैं तो जो एरिया ओवरलैप हो रहे होते हैं वो रह जाते हैं, उसके अलावा तमाम सिलेक्टेड एरियाज खत्म हो जाते हैं। अब मैं यहाँ से इंटरसेक्ट विद सिलेक्शन को सिलेक्ट करूंगी और यहाँ पर ड्रैग करूंगी। आप देखें जस्ट वो सिलेक्शन रह गई हैं जो ओवरलैप हुई हैं, उसके अलावा तमाम सिलेक्शन खत्म हो गई हैं। अगर मैं यहाँ पर मजीद ड्रैग करूं तो अब जो एरिया सिलेक्शन में आ रहा है वो रह जाएगा और बाकी एरिया कट जाएगा। उसके बाद मैं यहाँ से कंट्रोल D प्रेस करके इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और नेक्स्ट हमारे पास फेदर है। तो मैं यहाँ पर एक सिलेक्शन बनाऊंगी और सिलेक्शन बनाने के बाद ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ और उसके बाद न्यू लेयर ले लूंगी। न्यू लेयर लेने के बाद कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी। जब आप एक सिलेक्शन बनाते हैं और उसके बाद दूसरी सिलेक्शन बनाते हैं वो सिलेक्शन किस तरह से रिएक्ट करेगी वो डिपेंड करता है यहाँ आपका कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट है। या तो आप न्यू सिलेक्शन पे आ जाएं अगर आप पहली सिलेक्शन को खत्म करके नया वर्क करना चाहते हैं, या फिर कंट्रोल D से उस सिलेक्शन को खत्म कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन पे ही आ जाती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे आती हूँ फेदर पे। जब हम फेदर ऐड करते हैं तो जो एरिया हमने सिलेक्ट किया होता है उसके कॉर्नर शार्प नहीं स्मूथ आ रहे होते हैं, ब्लर से आ रहे होते हैं, फेड होते हुए लग रहे होते हैं। अब मैं यहाँ पर 30 पिक्सल फेदर ऐड कर देती हूँ और फेदर ऐड करने के बाद अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊंगी। जब मैं सिलेक्शन बनाऊंगी तो आप देखें इसके कॉर्नर राउंड आ रहे हैं। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें कलर फिल करूं तो आप देखें कलर आपको कुछ हद तक फेड नजर आ रहा है। अगर मैं इसी लेयर पे एक और सिलेक्शन बनाऊं, मैं इस वक्त न्यू सिलेक्शन पे हूं तो इसलिए मेरी पहली सिलेक्शन खुद ब खुद हट गई है। मैं यहाँ से डिफरेंट कलर ले लेती हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें फिल कर देती हूँ। तो अब आप देखें यहाँ पे मैंने फेदर दिया था तो ये फेदर यहाँ पर आ रहा है। ये दोनों ऑब्जेक्ट मेरे लेयर 2 पे मौजूद है। इस वक्त मेरा ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट है। जब तक मेरे ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन मौजूद है मैं इसको सेपरेटली मूव कर सकती हूँ, आप देखें। लेकिन जैसे ही मैं इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी, मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ। उसके बाद अगर मैं मूव करूँ
तो इन दोनों को एक साथ मूव कर सकती हूँ, सेपरेटली मूव नहीं कर सकती। उसके बाद मैं लेयर 2 को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ। मैं लेयर को पकड़कर यहाँ डिलीट ऑप्शन पे ड्रैग कर दूंगी तो ये लेयर डिलीट हो जाती है और एक न्यू लेयर ले लूंगी। जब आप यहाँ से फेदर ऐड करते हैं तो फेदर ऐड करने के बाद जब तक आप यहाँ से फेदर को 0 नहीं करते, आप 100 दफा भी सिलेक्शन बनाएंगे तो उसमें फेदर आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो, जब आप एक दफा फेदर ऐड करें तो वो जस्ट वन टाइम ऐड हो, बार बार ऐड ना हो, तो उसके लिए आप यहाँ से फेदर देने की बजाय राइट क्लिक करके फेदर ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्शन बना लेती हूँ। सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और यहाँ फेदर पे आ जाती हूँ। फेदर पे आकर मैं यहाँ पर 30 पिक्सल का फेदर ऐड करूंगी और यहाँ से ओके कर दूंगी। तो आप देखिए मेरी सिलेक्शन राउंड हो गई। मैं ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल करती हूँ और कलर फिल करने के बाद अब अगर मैं दोबारा यहाँ पे न्यू सिलेक्शन बनाती हूँ, ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल करूँ तो आप देखें इसके कॉर्नर शार्प है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास एंटी एलियास है। एंटी एलियास का ऑप्शन मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ जब हम एलिप्टिकल मार्की टूल को देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टाइल है हमारे पास। तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो यहाँ 3 ऑप्शन है हमारे पास, नॉर्मल, फिक्स रेशो, फिक्स साइज। अगर मैं नॉर्मल रखती हूँ तो मैं जैसे ड्रैग करती हूँ मेरी सिलेक्शन वैसे ही बनेगी जैसे कि मैं आपके सामने वर्किंग कर रही हूँ। मैं इस वक्त लेयर 2 को सिलेक्ट करके यहाँ से पहले डिलीट कर देती हूँ ताकि हमारे पास स्पेस खाली हो जाए। अगर मैं फिक्स रेशो पे क्लिक करूँ तो यहाँ हमारे पास विड्थ और हाइट की जगह आ जाती है। तो यहाँ इस वक्त 1:1 का रेशो सिलेक्ट है। इसका मतलब है कि अगर आपकी हाइट 1 पिक्सल होगी तो आपकी विड्थ भी 1 पिक्सल ही होगी। अगर आपकी हाइट 100 पिक्सल होगी तो आपकी विड्थ भी 100 पिक्सल होगी। लेकिन अगर आप इस रेशो को चेंज करते हैं तो जो रेशो आप यहाँ पे रखेंगे उसी के मुताबिक आपका न्यू ऑब्जेक्ट बनेगा। जैसे अगर मैं यहाँ पे विड्थ को 1 ही रहने देती हूँ जबकि हाइट को चेंज करके 3 कर देती हूँ और उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करती हूँ तो मैं जैसे भी ड्रैग करूं, अगर मेरी विड्थ 1 पिक्सल है तो मेरी हाइट 3 पिक्सल होगी। अगर मैं विड्थ 100 पिक्सल रखूंगी तो हाइट 300 पिक्सल बन जाएगी खुद ब खुद। और अब मैं जैसे भी ड्रैग करूंगी इसी तरह से मेरा ऑब्जेक्ट ड्रैग होगा। अब आप देखिए मैं इस तरह से ड्रैग कर रही हूँ लेकिन मेरा ऑब्जेक्ट कुछ इस तरह से ड्रैग हुआ है। और उसके बाद फिक्स रेशो है। फिक्स रेशो में जो सिलेक्शन बनाएंगे जितना मर्जी ड्रैग करे वो उतने ही साइज में बनेगी, कम ज्यादा नहीं बनेगी। जैसे अगर मैं यहाँ से 100 पिक्सल विड्थ रख लेती हूँ और 100 पिक्सल हाइट रख लेती हूँ, उसके बाद अगर मैं यहाँ पे ड्रैग करूँ तो आप देखें 100 पिक्सल विड्थ और 100 पिक्सल हाइट का रेक्टेंगल मेरे पास आया है। मैं दोबारा सिलेक्शन बनाऊंगी, मैं जहाँ पे भी क्लिक करूंगी मेरी सिलेक्शन उसी साइज में बनेगी। अब मैं इसको ड्रैग करके छोटा या बड़ा नहीं कर सकती, तो हम नॉर्मली यहाँ पे नॉर्मल ही रखते हैं ताकि अपनी मर्जी से ड्रैग कर सके। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास सिलेक्ट एंड मास्क है। पुराने वर्जन्स में ये ऑप्शन रिफाइंड एज के नाम से मौजूद था। ये एक कंप्लीट टॉपिक है, इसको इसी टॉपिक का हिस्सा नहीं बनाया जा सकता। इस पे सेपरेट क्लास कुछ क्लासेस के बाद बनाऊंगी मैं। उसके बाद मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर लेती हूँ। यहाँ से ड्रैग करके लेयर 1 को भी डिलीट कर देती हूँ और यहाँ पर एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। एलिप्टिकल मार्की टूल पे आ जाती हूँ। हम रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेते हैं, एलिप्टिकल मार्की टूल लेते हैं, सिंगल रो या सिंगल कॉलम मार्की टूल लेते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज सेम है, प्रॉपर्टीज में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट एलिप्टिकल मार्की टूल के साथ एंटी एलियास का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है और हम उसको यूज कर लेते हैं। एक इलिप्स बना रही हूँ, ये सिलेक्शन बन गई है। इस वक्त मैं ऐड टू सिलेक्शन पे हूँ। अगर मैं इसमें दूसरी सिलेक्शन ऐड करूंगी तो आप देखें ये सिलेक्शन इसमें ऐड होती जाएगी। और इस तरह से क्लाउड वगैरह बनाने में हम हेल्प ले सकते हैं एलिप्टिकल मार्की टूल की। मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और दोबारा यहाँ पे सिलेक्शन बनाऊंगी। आप इसको एलिप्टिकल शेप में जैसे चाहे बना सकते हैं। अगर आप शिफ्ट प्रेस करेंगे तो आपके पास एक परफेक्ट सर्कल बनकर आएगा। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी से इसको एलिप्टिकल शेप देना चाहते हैं तो आप विदाउट शिफ्ट इसको जैसे चाहे ड्रैग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी। सर्कल ड्रॉ करने के बाद आप देखें यहाँ पे एंटी एलियास पे चेक नहीं है
और मैं ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके इसमें कलर फिल कर देती हूँ। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म कर दूंगी और यहाँ एंटी एलियास पे चेक लगा देती हूँ। एंटी एलियास पे चेक लगाने के बाद अब मैं यहाँ पर एक सर्कल ड्रॉ कर लूंगी और सर्कल ड्रॉ करने के बाद मैं ऑल्ट बैक स्पेस से इसमें कलर फिल कर देती हूँ। कंट्रोल डी से मैं इस सिलेक्शन को भी खत्म कर देती हूँ। सिलेक्शन खत्म करने के बाद मैं यहाँ से जूम टूल लूंगी और इसको जूम करके आपको दिखाऊंगी। जब मैंने इनको जूम किया है तो आप देख सकते हैं इस ऑब्जेक्ट पे मैंने एंटी एलियास को ऑन किया था तो यहाँ पे थोड़े लाइट कलर के बॉक्सेस मेरे पास आ रहे हैं, ये एंटी एलियास है। जब हम एक राउंड ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हमारे पिक्सेल्स क्योंकि स्क्वायर आ रहे होते हैं तो वो इस तरह से आते हैं। अगर हम एंटी एलियास को ऑन नहीं करते, एंटी एलियास पे चेक नहीं लगाते तो ये इस तरह से इन पिक्सल को बिल्कुल शार्पली क्लोज करता है। तो इससे हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर शार्प नहीं लग रहे होते, थोड़े ब्लर से लग रहे होते हैं। जबकि अगर हम एंटी एलियास ऑन करते हैं तो इसके साथ इस तरह से लाइट कलर के बॉक्सेस भी ऐड होते हैं जो एंटी एलियास है। इससे हमारे ऑब्जेक्ट के कॉर्नर स्मूथ लग रहे होते हैं। अब मैं इसको जूम आउट करूंगी। इतना जूम आउट करने के बाद ये ऑब्जेक्ट जिसमें मैंने एंटी एलियास ऑन किए थे इसके कॉर्नर स्मूथ है, जबकि इसके कॉर्नर आपको कुछ इस तरह से जिगजैग से लग रहे हैं। राउंड या डायगोनल ऑब्जेक्ट में एंटी एलियास की जरूरत होती है, स्क्वायर या स्ट्रेट ऑब्जेक्ट में आपको इसकी जरूरत नहीं होती। जूम टूल लेकर फिट स्क्रीन पे क्लिक कर देती हूँ। अगर मैं यहाँ से डिलीट प्रेस करूँ तो जस्ट ये सर्कल डिलीट नहीं हुए, यहाँ से वो लेयर भी डिलीट हो गई। मैं एक न्यू लेयर ऐड कर लूंगी। दोबारा रेक्टेंगुलर मार्की टूल लेकर सिलेक्शन बनाऊंगी। सिलेक्शन बनाने के बाद अगर मैं सिलेक्शन के साइज को चेंज करना चाहती हूँ, मैं इसे किसी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सेट करना चाहती हूँ तो मैं इस पे राइट क्लिक कर सकती हूँ। इस वक्त मैं मार्की टूल पे ही हूँ और यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूँ तो आप देखिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्म कंट्रोल आ गए। मैं इस पे क्लिक करके और यहाँ पर ड्रैग करके इसको छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, चाहे मैं यहाँ पे क्लिक करूँ, तो ये सिलेक्शन प्रोपोर्शनली ही छोटी या बड़ी होगी। और अगर मुझे इसको अनप्रोपोर्शनली छोटा बड़ा करना है, जस्ट विड्थ को ज्यादा करना है या जस्ट हाइट को ज्यादा करना है, तो मैं अपने कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करूंगी और यहाँ पर ड्रैग करके इसको अनप्रोपोर्शनली छोटा या बड़ा कर सकती हूँ। उसके अलावा आप इस सिलेक्शन को इन्वर्स भी कर सकते हैं। मूव टूल ले लेती हूँ तो ट्रांसफॉर्म कंट्रोल हट जाते हैं और दोबारा अगर मैं रेक्टेंगल मार्की टूल लूं, अब अगर मैं इस पे राइट क्लिक करूं तो मैं यहाँ से सिलेक्ट इनवर्स कर लेती हूँ तो आप देखें मेरी सिलेक्शन इनवर्स हो गई। इसने बाकी लेयर को सिलेक्ट कर लिया। मैं इस लेयर को सिलेक्ट कर लेती हूँ और उसके बाद अगर मैं ब्रश टूल लेती हूँ और यहाँ पे कलर फिल करूँ तो आप देखिए बाकी तमाम लेयर पे कलर फिल हो रहा है, लेकिन जो एरिया मेरा यहाँ पे मैंने पहले सिलेक्ट किया था उस पे कलर फिल नहीं हो रहा। अगर मैं यहाँ से ऑल्ट बैक स्पेस करके कलर फिल करूं तो आप देखिए बाकी लेयर पे कलर फिल हुआ है, लेकिन जो एरिया मैंने सिलेक्ट किया था उस पे कलर फिल नहीं हुआ। मैं इस लेयर को डिलीट कर देती हूँ और एक न्यू लेयर ले लेती हूँ। कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी। सिलेक्शन को खत्म करने के बाद मैं इस इमेज को सिलेक्ट करूंगी और उसके बाद मैं इस इमेज के साइज को बड़ा कर लेती हूँ। मैं यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लूंगी और यहाँ पर एक ओवल शेप में सिलेक्शन बना लेती हूँ। राइट क्लिक करके यहाँ से फेदर पे आ जाती हूँ। क्योंकि ये एक बड़े साइज का इमेज है तो यहाँ पे मैं 150 पिक्सल फेदर ऐड करके ओके करूंगी। दोबारा इस पे राइट क्लिक करके सिलेक्ट इनवर्स पे क्लिक करूंगी। इस लेयर को सिलेक्ट करके ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करके कलर फिल करूंगी तो अब आप देखें रिजल्ट कुछ इस तरह से आ रहा है। मैं कंट्रोल डी से सिलेक्शन को खत्म करूं तो आप देखें बाकी एरिया में मेरा ब्लू कलर आ रहा है, जबकि उतना एरिया जहां पे इमेज है, जितने एरिया में मैंने सिलेक्शन ली थी वो मुझे क्लियर नजर आ रही है। इस तरह से भी आप अपनी इमेजेस को डिजाइन करने के लिए इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं इस लेयर को पकड़कर यहाँ पे ड्रैग करके डिलीट कर देती हूँ। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन सिंगल रो मार्की टूल है। सिंगल रो मार्की टूल से हमारी पिक्सेल्स की एक रो सिलेक्ट होती है, बहुत बारीक सी लाइन बनती है। हम इसमें कलर भी फिल कर सकते हैं, इसमें स्ट्रोक भी ऐड कर सकते हैं।
तो अगर मैं यहाँ से सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट करूं और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखें ये एक लाइन मेरे पास सेलेक्ट होके आई है। अब अगर मैं आपको जूम करके यहाँ से दिखाऊं, काफी जूम करने पर अब आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एक रो ऐड होकर आई है। और जब मैं यहाँ से सिंगल रो मार्की टूल सेलेक्ट करूंगी तो यहाँ मेरे पास वही ऑप्शन आ रहे हैं। अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन पे हूँ और यहाँ पे क्लिक करूं तो आप देखिए मेरी 2 रो सिलेक्ट हो गई हैं। मैं कंट्रोल Z करूंगी और यहाँ सिंगल सिलेक्शन ही रहने देती हूँ। उसके बाद अगर मैं इसमें कलर फिल करना चाहूँ, इस वक्त यहाँ पे ब्लू कलर सिलेक्ट है, मैं यहाँ न्यू लेयर ले लेती हूँ और ऑल्ट बैक स्पेस प्रेस करूँ। अगर मैं राइट क्लिक करूँ और यहाँ से स्ट्रोक पे क्लिक करूँ तो आप देखें इस तरह से मेरे पास ऑप्शन आ जाता है। यहाँ मैं स्ट्रोक विथ रख सकती हूँ। अगर मैं 1 रखूंगी तो 1 पिक्सल की स्ट्रोक ऐड होगी और अगर मैं यहाँ पे 2 रखती हूँ, मैं यहाँ से 2 पिक्सल रख लेती हूँ। कलर मैं डिफरेंट ले लेती हूँ। यहाँ पे मैं रेड कलर सेलेक्ट करूंगी। उसके बाद लोकेशन मैं यहाँ से सिलेक्ट कर सकती हूँ। इनसाइड रखूंगी तो ये इसके अंदर ही ऐड होगी और हमें नजर नहीं आएगी जब हम नॉर्मल करेंगे अपने पेज को। अगर मैं सेंटर में रखना चाहूँ तो ये बिल्कुल इसके सेंटर में होगी और अगर मैं आउटसाइड रखती हूँ तो ये बाहर की तरफ ऐड होगी। तो मैं यहाँ पे आउटसाइड सिलेक्ट करूंगी। उसके बाद यहाँ पे कलर मोड है तो मैं इसको नॉर्मल ही रखूंगी और ओपेसिटी 100% ही रखूंगी और उसके बाद मैं यहाँ से ओके करूं तो आप देखें 2 पिक्सल की स्ट्रोक इसमें ऐड हो जाती है। मैं यहाँ से जूम टूल लेकर इसको फिट ऑन स्क्रीन कर देती हूँ तो अब आप देखें ये लाइन आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप न्यू सिलेक्शन पे हैं, मैं इस वक्त न्यू सिलेक्शन पे हूँ और जब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी तो पिछली सिलेक्शन खत्म हो जाएगी, लेकिन न्यू सिलेक्शन विदाउट एनी कलर आएगी हमारे पास। और अगर मैं ऐड टू सिलेक्शन पे हूँ तो मैं जितनी सिलेक्शंस ऐड करूंगी उतनी सिलेक्शन यहाँ पर ऐड होती जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ अगर सिंगल कॉलम मार्की टूल की बात करूँ तो इससे वर्टिकल सिलेक्शन हमारे पास आती है और अगर मैं न्यू सिलेक्शन पे आकर यहाँ पे क्लिक करूंगी तो जस्ट वर्टिकल सिलेक्शन हमारे पास आएगी। तो जिस तरह से हमने सिंगल रो सिलेक्शंस में कलर ऐड किए थे उस तरह से हम सिंगल कॉलम सिलेक्शन में भी कलर ऐड कर सकते हैं, फिल कलर ऐड कर सकते हैं या फिर स्ट्रोक कलर ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा हम इसको थोड़ा डिफरेंटली भी यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल D से इस सिलेक्शन को खत्म कर देती हूँ और यहाँ से इस लेयर को डिलीट कर दूंगी ताकि ये लाइन खत्म हो जाए। उसके बाद सिंगल कॉलम मार्की टूल लूंगी। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करती हूँ, अगर हम किसी इमेज में से कलर निकालना चाहते हैं तो भी इस ऑप्शन की हेल्प ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सिंगल पिक्सल सिलेक्ट हुई है तो मैं यहाँ से इस लेयर को सिलेक्ट करूंगी। लेयर को सिलेक्ट करने के बाद अगर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करूं तो जितना एरिया हमारा सिलेक्ट होता है उसकी कॉपी आ जाती है। तो मैं यहाँ पर अपने कीबोर्ड से कंट्रोल J प्रेस करूंगी तो ये कॉपी आ गई। जब मैं मूव टूल लूंगी ये सिलेक्ट हो जाती है। मैं शिफ्ट प्रेस करके इसको यहाँ से ड्रैग करूंगी तो आप देखें यहाँ पर कुछ इस तरह से रिजल्ट हमारे पास आ जाता है। मैं इसको मजीद ड्रैग कर सकती हूँ। अगर मैं इसको ड्रैग करके कुछ इस तरह से सेट करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, या बैकग्राउंड वगैरह बनाने के लिए या मजीद इफेक्ट अप्लाई करने के लिए भी इस तरह से हम कलर ले सकते हैं। तो मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। डिलीट करने के बाद अब मैं दोबारा यहाँ पे रेक्टेंगुलर मार्की टूल पे आकर यहाँ पर सिलेक्शन बना लेती हूँ और सिलेक्शन बनाने के बाद मैं इस सिलेक्शन को उठाकर किसी दूसरे टैब पर भी ले जा सकती हूँ। यहाँ मैंने डिफरेंट टैब खोल के रखे हैं जिसमें मैंने डिफरेंट इमेजेस ऐड की हैं ताकि फर्दर वर्किंग आपको बता सकूं। तो आप अपने कीबोर्ड से अगर कंट्रोल और टैब बटन एक साथ प्रेस करें तो भी आप इन टैब के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल और टैब प्रेस करूं तो आप देखें मैं दूसरे टैब पे आ गई, तीसरे, चौथे, और वापस प्रेस करूंगी तो पहले पे आ जाऊंगी। इस तरह से भी आप नेविगेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप न्यू सिलेक्शन पे हैं तो जरूरी नहीं कि आप यहाँ पे माउस के कर्सर से क्लिक करके इन सिलेक्शन के दरमियान नेविगेट करें। अगर आप न्यू सिलेक्शन पे हैं और कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस कर दें तो आप ऐड सिलेक्शन पे आ जाएंगे। लेकिन इस तरह से आपको ये फायदा होगा कि जब आप इस तरह से ऐड सिलेक्शन पे आते हैं तो आप जस्ट वन टाइम इसको यूज करेंगे। जैसे ही आप शिफ्ट छोड़ेंगे आप वापस न्यू सिलेक्शन पे आ जाते हैं। आप देखें यहाँ पर मैं शिफ्ट प्रेस करूंगी तो मैं यहाँ पे ऐड सिलेक्शन पे आ गई और यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूं तो ये सिलेक्शन इसमें ऐड हो जाती है। और अगर मैं सिलेक्शन को माइनस करना चाहती हूँ तो
मैं ऑल्ट प्रेस करूंगी, मैं यहाँ से सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन पे आ जाती हूँ। अब अगर मैं सिलेक्शन कुछ इस तरह से ड्रैग करूं तो इतना एरिया सिलेक्शन में से कट जाता है। और अगर मैं इंटरसेक्ट पे आना चाहूँ तो कीबोर्ड से ऑल्ट और शिफ्ट एक साथ प्रेस करूं तो आप देखिए मैं इंटरसेक्ट पे आ जाती हूँ। और अगर मैं इस तरह से सिलेक्ट करूंगी तो जस्ट वो एरिया रह जाएगा। इस तरह से भी आप सिलेक्शन के दरमियान नेविगेट कर सकते हैं। मैं कंट्रोल डी से इस सिलेक्शन को खत्म करूंगी और एक न्यू सिलेक्शन बना लेती हूँ। न्यू सिलेक्शन बनाने के बाद अब अगर मैं इस सिलेक्शन को उठा कर ले जाना चाहूँ तो मैं यहाँ पे न्यू सिलेक्शन सिलेक्ट करूंगी। उसके अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पे रहते हुए आप इस सिलेक्शन को मूव नहीं कर सकते। और उसके बाद मैं इसको उठाकर अगर अपने टैब नंबर 4 पे ले जाना चाहूँ तो जब मैं यहाँ पे आऊंगी तो ये सिलेक्शन मेरे साथ आ जाती है और जब मैं छोड़ूंगी तो ये सिलेक्शन यहाँ पर आ गई। यहाँ पे भी मैं इस सिलेक्शन के साथ तमाम वर्किंग कर सकती हूँ। मैं इसको ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करके रिसाइज कर सकती हूँ या छोटा बड़ा कर सकती हूँ। अब अगर मैं इस सिलेक्शन को इतने एरिया पे रखती हूँ, अब ये सिलेक्शन चाहे मैंने यहाँ पे बनाई है या किसी दूसरे डॉक्यूमेंट से उठा के लेके आई हूँ, दोनों सूरतों में सिलेक्शन की वर्किंग सेम रहती है। अब ये सिलेक्शन मेरी यहाँ पे है। अगर मैं अपने कीबोर्ड से डिलीट बटन प्रेस करूँ तो इतना एरिया डिलीट हो जाता है जितने एरिया में मेरी सिलेक्शन मौजूद है। मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ ताकि मेरी सिलेक्शन वापस आ जाए। उसके बाद अगर मुझे इतने एरिया की कॉपी लेनी है तो कीबोर्ड से कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी ले सकती हूँ। अब यहाँ से आपको ओरिजिनल इमेज को हाइड करके दिखाऊं तो आप देखिए उतने एरिया की कॉपी मेरे पास आ गई। मैं कंट्रोल सी करूंगी और दोबारा इस सिलेक्शन पे आ जाती हूँ, कॉपी मेरी खत्म हो गई। उसके बाद मैं कंट्रोल सी से इसकी कॉपी ले सकती हूँ। मैं कंट्रोल सी प्रेस करूंगी, अब इसकी कॉपी आ गई। और उसके बाद जब मैं कंट्रोल वी प्रेस करूंगी तो खुद ब खुद न्यू लेयर आकर उतने सिलेक्टेड एरिया की कॉपी यहाँ पे पेस्ट हो जाती है। मैं इसको हाइड करके दिखाऊं तो आप देख सकते हैं। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ और उसके बाद आप इस कॉपी को उठाकर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे भी ले जा सकते हैं। मैं इस कॉपी को यहाँ से डिलीट कर देती हूँ और डिलीट करने के बाद इस पूरी बटरफ्लाई को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्शन लेने के बाद जैसे ही मूव टूल लेती हूँ मेरी ये इमेज कट जाती है। उसके बाद मैं इसको उठाकर किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे ले जाकर रख सकती हूँ या वहां पे भी वर्किंग कर सकती हूँ। अब अगर मैं इसके साइज को छोटा करूँ और छोटा करने के बाद यहाँ पे रख दूं तो मैं यहाँ पर रख सकती हूँ। अब मैं यहाँ से रेक्टेंगुलर मार्कर टूल लूंगी और यहाँ पर इसकी सिलेक्शन बना लेती हूँ। अब अगर मुझे लगता है कि इसकी सिलेक्शन सेट नहीं है तो मैं यहाँ से जूम टूल ले सकती हूँ और इसको जूम कर सकती हूँ। जूम टूल लेने के बाद अगर आप ऑल्ट प्रेस करके क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जूम होगा, अदरवाइज जूम आउट होगा। जूम टूल पे मैं जल्दी ही वीडियो बना दूंगी ताकि फर्दर वर्किंग में हमें आसानी रहे। राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी और इस सिलेक्शन को यहाँ पर सेट कर लेती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ से इस बात का ख्याल रखूंगी अगर मेरे पास ज्यादा लेयर मौजूद है कि मैंने किस लेयर में से ऑब्जेक्ट या इमेज के पार्ट को कट करना है। ऊपर वाली लेयर में मेरे पास बटरफ्लाई मौजूद है जो कि मैं कट करके लेके आई हूँ। अब मुझे इस लेयर में से इस इमेज को कट करना है तो कट करने के लिए या तो मैं यहाँ से मूव टूल और इसको उठाऊं तो आप देखें ये इमेज कट चुकी है। मैं कंट्रोल सी कर देती हूँ। अब मैं इसे यहाँ से उठाकर ले जा सकती हूँ, लेकिन इस तरह से हमारी दूसरी इमेज खराब हो जाती है। तो अगर हम इसको इस तरह से कट नहीं करना चाहते मैं कंट्रोल जी कर देती हूँ ताकि इसकी कटिंग खत्म हो जाए। अब बेहतर यही है कि मैं इसकी कॉपी ले लूं और इसको मूव करके ले जाऊं। तो मैं यहाँ से कंट्रोल जे कर सकती हूँ या कंट्रोल सी और कंट्रोल वी करके उस कॉपी को यहाँ से उठाकर ले जा सकती हूँ। तो मैं यहाँ से कंट्रोल सी प्रेस करूंगी, कीबोर्ड से कंट्रोल वी प्रेस करके उस कॉपी को पेस्ट कर देती हूँ और पेस्ट करने के बाद अब मैं इसको उठाकर यहाँ पे लेके आऊं और यहाँ पे लाकर मैं इसको सेट कर सकती हूँ। किसी कॉपी को एक टैब से दूसरे टैब पे लेके जाते हैं तो अक्सर ही उसका साइज छोटा या बड़ा हो जाता है। आप दोबारा से उसको सेट करना चाहें तो कर सकते हैं। उसके बाद मैं दोबारा यहाँ पे आ जाऊंगी और इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी। अब मैं कंट्रोल जे से इसकी कॉपी ले लूंगी। मैं कंट्रोल जे प्रेस करके इसकी कॉपी लूंगी और कॉपी लेने के बाद मूव टूल से इसको उठाकर वापस
इसी टैब पे आकर यहाँ पे छोड़ दूं तो ये मेरी इमेज यहाँ पर ऐड हो गई। अब मैं इसके साइज को चेंज कर सकती हूँ। मैं इसके साइज को भी थोड़ा सा चेंज कर लूंगी। मैं वापस इसी टैब पे आ जाती हूँ। हैंड टूल की मदद से इसको मूव करके इस ऑब्जेक्ट को सामने ले आती हूँ। अब इस राउंड ऑब्जेक्ट को काट कर मुझे उसी डॉक्यूमेंट में लेके जाना है, तो मैं यहाँ से एलिप्टिकल मार्की टूल लेकर इसकी सिलेक्शन बनाऊंगी और उसके बाद इस सिलेक्शन को उठाकर सेट करने की कोशिश करूंगी। अगर मुझे लगे कि मेरी सिलेक्शन एक्यूरेट नहीं है तो मैं इस पे राइट क्लिक करूंगी और यहाँ से ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करूंगी। जब आप राइट क्लिक करते हैं तो जो टूल आपका सिलेक्ट होता है उसी की प्रॉपर्टीज आपके पास आती हैं। अगर आपके पास कोई और टूल सिलेक्ट होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज आएंगी। और इस वक्त हमारा मार्की टूल सिलेक्ट है तो मार्की टूल की प्रॉपर्टी आ रही है, तो मैं यहाँ पर ट्रांसफॉर्म सिलेक्शन पे क्लिक करके इसको सेट कर सकती हूँ। अब आप देखें ये सिलेक्शन मेरी बिल्कुल सेट हो चुकी है। मैं इसी लेयर को सिलेक्ट करूंगी और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल जे से इसकी कॉपी लूंगी। मूव टूल लेकर इस कॉपी को उठाकर मैं यहाँ पे ले आती हूँ और इसको यहाँ पर सेट कर दूंगी। आई होप आपको इन चारों टूल की अच्छे से समझ आ गई होगी और अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लेयर पैनल पे बात करेंगे।